हमदर्द दुनिया क्या है? ये अमन और खुशहाली का हतमी हल क्यों है और इसे कैसे तामीर किया जाए? अज़ इमरान नोमान बानी हमदर्द दुनिया एक सवाल है जो हर नस्ल आखिरकार पूछती है और हर नस्ल अब तक इसकी जड़ से जवाब देने में नाकाम रही है। हमारे मुआहदों, हमारी टेक्नोलॉजीज़ और हमारे बयान करदा नज़रियात के बावजूद दुनिया जंग, भूख और तकसीम की जगह क्यों बनी हुई है? ये मज़मून 3 सवालात के बराह रास्त जवाब देता है। हमदर्द दुनिया क्या है? ये पायदार अमन और खुशहाली के लिए वाहिद हल क्यों है? न कि कई में से एक ऑप्शन, बल्कि वाहिद हल जो जल की वजह को हल करता है, न कि अलामात को। और हम इसे असल में कैसे बनाते हैं? इसका जवाब मज़हब, साइंस, नफ्सियात, फ़लसफ़ा और सादा मंतिक पर मबनी है, जो सब एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं। हमदर्दी मुकाबला सज़ा नहीं, वो बुनियादी उसूल है जिस पर तहज़ीब को हमेशा तामीर करना था। हमदर्द दुनिया का असल मतलब क्या है? हमदर्द दुनिया कोई नारा आमोद नहीं है। ये अफराद, इदारे और कौमें फ़ैसले करने के लिए एक तजवीज़ करदा साख्ती मेयार है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल नज़्म और ज़ब्त पर मबनी है। पहचान, तकलीफ़ को साफ देखना बग़ैर इनकार फ़ासले के। ज़िम्मेदारी, ये कबूल करना कि तकलीफ़ किसी और का मसला नहीं है। अमल, इस ज़िम्मेदारी को पायदार, ठोस रवैये में तब्दील करना। यही चीज़ हमदर्दी और हमदर्दी को अलग करती है। हमदर्दी दौर से अफ़सोस महसूस करती है। हमदर्दी दर्द को ऐसे महसूस करती है जैसे वो खुद हो। दोनों सिर्फ महसूस करने तक महदूद रह सकते हैं। एक रहनुमा पनागज़ीनों के लिए हमदर्दी महसूस कर सकता है और फिर भी सरहद के करीब रह सकता है। एक कंपनी अपने कारकुनों के लिए हमदर्दी ज़ाहिर कर सकती है और फिर भी उनकी उजरतें कम कर सकती है। हमदर्दी एहसास और अमल के दरमियान इस खला को ख़त्म कर देती है। ये एक मुकम्मल सर्कट है, खुला नहीं, और यही वजह है कि इसे अपने नर्म हम मनसबों के बजाय एक पुरअमन दुनिया का अमली उसूल बनना है। मज़हब हमदर्दी को बुनियाद को करार देता है। हर बड़ी रूहानी रआयत ने खुद मुख्तार तौर पर हमदर्दी को सबसे आला कानून समझा, न कि एक ज़िमनी फ़जीलत के तौर पर, बल्कि इख़लाक़ी ज़िंदगी के बुनियादी उसूल के तौर पर। इस्लाम रहमत को अल्लाह की नुमाया सिफ़त करार देता है। कुरान का तकरीबन हर बाब सबसे मेहरबान और मेहरबान की दुआ से शुरू होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत के तौर पर भेजा गया है, न कि किसी कबीले आ कौम के लिए। ईसाईयत हमदर्दी को अपनी अखलाक़ियात के मरकज़ में रखती है, इस हुक्म के ज़रिए कि अपने पड़ोसी से वैसा ही मोहब्बत करे, और एक चरवाहे की तस्वीर के ज़रिए जो 99 को छोड़कर खोए हुए को तलाश करे। बुध मत करो ना, तमाम शऊर रखने वाले मखलूक़ात के लिए हमदर्दी के गिर्द एक मुकम्मल रास्ता बनाता है, जिसके साथ ये तस्लीम होता है कि एक वजूद का अपना सुकून दूसरों के दुख की राहत से जुदा नहीं होता। हिंदू मतहिन से, यानी गैर नुकसान पहुँचाने को एक बुनियादी नज़्म व ज़ब्त के तौर पर सिखाता है, और दूसरों की खिदमत, सेवा को खुद एक इबादत की शक्ल के तौर पर पेश करता है। यहूदियत में तीकौन आलम, दुनिया की मुरम्मत का उसूल मौजूद है, जो अजनबी के साथ इंसाफ और मेहरबानी को मुक़द्दस ज़िम्मेदारियों के तौर पर लेता है, न कि इख्तियारी खैरात के तौर पर। ये रवायात, इलाहियात, रसूमात और तारीख़ में बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी इख़लाक़ी बुनियाद मुकाबले फ़तह आज़ाती मुफाद पर नहीं बनाई। हर एक अपनी ज़ुबान में एक ही मंजिल पर पहुँचा कि हमदर्दी कोई ज़ाती एहसास नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक अवामी फ़र्ज़ है, और कई रआत में कुदरती दुनिया के लिए भी। फिर भी लाखों लोग सहीफ़े याद करते हैं और हज़ारों इदारे मजहबी इल्म सिखाते हैं, जबकि जंगे, नफ़रत, बदउनवानी और गुर्बत जारी है। ये ज़ाहिर करता है कि सिर्फ मजहबी इल्म काफ़ी नहीं जब तक कि वो किरदार को तब्दील ना करे। मज़हब का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ मजहबी सरगर्मियों में इजाफ़ा नहीं था, इसका सबसे बड़ा मकसद हमेशा हमदर्द इंसानों की परवरिश था। जहाँ भी मुखलिस रूहानी रहनुमाओं ने हमदर्दी, इंसाफ और बाहमी ख़याल को सिर्फ रस्म व रिवाज पर तरजीह दी हो, तारीख़ दिखाती है कि मुआशरे इसके नतीजे में ज़्यादा अमन, एतमाद और खुशहाली हासिल कर रहे हैं। साइंस हमदर्दी को बुनियाद क्यों करार देती है? अगर मज़हब ने हमदर्दी को इंकिशाफ और गौर व फ़िक्र के ज़रिए हासिल किया, तो साइंस अब हयातियात और न्यूरोकेमिस्ट्री के ज़रिए इसी मकाम पर पहुँच रही है। न्यूरोसाइंस से पता चलता है कि देने और देखभाल करने के अमल दिमाग के इनामी सर्किटरी को ऐसे तरीक़ों से मुतहर्रिक करते हैं
جو انعام لینے سے بالکل ملتے جلتے ہیں، ایک ایسا مظہر جسے محققین نے وارموگلو ایفیکٹ کہا ہے۔ آکسیٹوسن، جسے عام طور پر بانڈنگ ہارمون کہا جاتا ہے، اعتماد، ایک بھال اور تعاون کے دوران خارج ہوتا ہے، اور یہ دباؤ اور جارحیت کو قابل پیمائش حد تک کم کرتا ہے۔ آئینے والے نیورونز ہمیں دوسرے شخص کے درد خوشی کو براہ راست نیورولوجیکل گونج کے طور پر محسوس کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جو خود ہمدردی کی جسمانی بنیاد ہے۔ ارتقائی حیاتیات نے پرانے مضبوط لوگوں کی بقا کے خالص مقابلے کے طور پر پیش کیے جانے والے خاکے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ گروپ سلیکشن اور تعاون کے نظریات اب ظاہر کرتے ہیں کہ انسانوں نے دیگر انواع کو انفرادی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ بے مثال تعاون کی صلاحیت، مشترکہ بچوں کی پرورش، خوراک کی تقسیم اور اجتماعی دفاع کے ذریعے شکست دی۔ اس روشنی میں ہمدردی بقا کے جذبے کے اوپر کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، یہ سروائیول کی بنیادی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جسے قدرتی توازن کا نظام کہا جا سکتا ہے۔ انسان دو نیوروکیمیکل قوتوں سے چلتا ہے، ڈوپامین، جو قلیل مدتی خوشی اور انعام کی تلاش کو ایندھن فراہم کرتا ہے، اور سیروٹونن، جو طویل مدتی اندرونی سکون اور استحکام کو برقرار رکھتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو ڈوپامین سے چلنے والی سرگرمیوں، مقابلہ، کھپت، قلیل مدتی فائدہ کو حد سے زیادہ انعام دیتا ہے، جبکہ سیروٹونن پر مبنی استحکام، کمیونٹی، اعتماد، ہمدردی کو بھوکا کرتا ہے، جو آج کے بحرانوں کی وہی علامات پیدا کرتا ہے: اضطراب، ٹوٹے ہوئے ادارے، اور تنازع جو کبھی مکمل طور پر حل نہیں ہوتا۔ توازن، نہ کہ ایک محرک کو دوسرے پر ترجیح دینا، ہمدردی کو عوامی پالیسی کے طور پر پیش کرنے کی حیاتیاتی دلیل ہے۔ فلسفہ ہمدردی کو بنیاد کو قرار دیتا ہے۔ ثقافتوں کے درمیان فلسفہ بھی اسی طرح کے ملاپ پر پہنچتا ہے، چاہے اس کے طریقے مذہب سے بالکل مختلف ہوں۔ کنفیوشس نے رین، خیرات اور انسانیت کو اخلاقی زندگی کے مرکز میں رکھا اور سکھایا کہ حکمران کی قانونی حیثیت عوام کی دیکھ بھال پر منحصر ہے، نہ کہ ان پر زبردستی پر۔ ارسطو کی فضیلت اخلاقیات نے ہمدردی سے جڑی فضائل جیسے سخاوت اور دوستی کو جذبات کے طور پر نہیں بلکہ کردار کی عادات کے طور پر دیکھا، جو بار بار عمل سے پروان چڑھتی ہے، یہاں تک کہ وہ بن جائے جو ایک شخص ہے، جو اس نظریے کے ہمدردی کے لیے پیش کردہ تربیت پذیر معیار کی بازگشت ہے۔ ایمانوئل کانٹ، اگرچہ جذبہ پر عقل کے لیے مشہور تھے، پھر بھی اپنی قطعی ضرورت کو اس بات پر قائم رکھتے تھے کہ ہر انسان کو صرف ایک ذریعہ کے طور پر نہ سمجھا جائے، کبھی صرف ایک ذریعہ کے طور پر۔ ایک فلسفیانہ آئینہ جو ہمدردی کی اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ تکلیف کو کسی اور کا مسئلہ نہیں بننے دیتا۔ رومی اور صوفی روایت نے محبت اور ہمدردی کو وہ قوت قرار دیا جو خود اور دوسرے کے درمیان جدائی کے وہم کو ختم کرتی ہے۔ یہ فلسفیانہ جل ہے کہ ہمدردی، جو کبھی حقیقی طور پر محسوس کی جاتی تھی، نجی نہیں رہ سکتی۔ جدید اخلاقی فلسفہ، دیکھ بھال کی اخلاقیات سے لے کر امرتیا سین کے صلاحیت کے نقطہ نظر تک، بڑھتی ہوئی دلیل دیتا ہے کہ انصاف کو صرف قواعد معاہدوں سے نہیں ناپا جا سکتا، بلکہ اس بات سے کہ آیا انسان واقعی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک معیاری ہمدردی لین دین نہیں، پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جہاں یہ فلسفے طریقہ کار، فرض، فضیلت، نتیجہ، خیال پر اختلاف رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر اس بات پر متفق ہوتے ہیں: اچھی زندگی اور اچھا معاشرہ صرف ذاتی مفاد پر نہیں بنایا جا سکتا، کچھ تعلقاتی، کچھ ایسا جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے پابند کرے، قواعد کے نیچے بیٹھنا چاہیے۔ نفسیات ہمدردی کو بنیاد کو قرار دیتی ہے۔ ترقیاتی نفسیات مذہب اور فلسفہ کے ایمان اور عقل پر پیش کردہ تجاویز کے لیے براہ راست شواہد فراہم کرتی ہے۔ وابستگی کا نظریہ، جسے جان بولبی اور میری اینسورتھ نے قائم کیا، ظاہر کرتا ہے کہ بچے کے نگہداشت کرنے والوں کے ساتھ ابتدائی تعلقات ان کی زندگی بھر اعتماد، جذباتی نظم و نسب اور ہمدردی کی صلاحیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ ایک محفوظ اور ہمدرد ماحول میں پرورش پانے والا بچہ اندرونی استحکام پیدا کرتا ہے تاکہ دوسروں پر ہمدردی فراہم کر سکے۔ ایک بچہ جو اس کے بغیر پرورش پاتا ہے، غصے، بے چینی اور تعلقات کے نقصان سے نمٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ البرٹ بانڈورا کا سماجی سیکھنے کا نظریہ، جو بوبو گوڑیا تجربات کے ذریعے مشہور طور پر ظاہر ہوا، ظاہر کرتا ہے کہ بچے رویہ، جس میں جارحیت بھی شامل ہے،
बुनियादी तौर पर अपने इर्द गिर्द के बड़ों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं, न कि फितरी मिजाज से। तशद्दुद से सीखा जाता है। हमदर्दी से सीखी जाती है। किरदार पैदाइश के वक्त मुकर्रर नहीं होता, ये माहौल के ज़रिए तामीर होता है। लॉरेंस कोलर के इखलाक़ी नशोनुमा के मराहिल ज़ाहिर करते हैं कि इखलाक़ी इस्तिदलाल खुद मराहिल से गुज़रता है। सज़ा के खौफ से हकीकी अंदरूनी इखलाक़ी उसूल की तरफ बढ़ता है, लेकिन सिर्फ़ इस वक्त जब इंसान को इस आला मरहले की तरफ रहनुमाई और तालीम दी जाए। अगर इखलाक़ी इस्तिदलाल को गैर तरबियत याफ्ता छोड़ दिया जाए तो वो उमूमन इब्तिदाई सतह पर खुद गरज सज़ा से बचने की सतह पर रुक जाता है, बिल्कुल वही सतह जहाँ ज़्यादातर अदालती निज़ाम अब भी काम करते हैं। सदमे से आगाह नफ्सियात मज़ीद ज़ाहिर करती है कि इब्तिदाई मुश्किलात, बदसलूकी, गफलत, अदम इस्तेहकाम दिमागी नशोनुमा को इस तरह बदल देती हैं कि इंसान उन्हीं रवैयों की तरफ माइल हो जाता है जिन्हें मुआशरा बाद में मजम्मत और सज़ा देता है। बालिग को सज़ा देना जबकि बचपन की हालतों को नज़रअंदाज करना जो उन्हें पैदा करते हैं, अलामत को दूर करता है जबकि वजह को छुए बगैर असर छोड़ देता है। मुख्तसरन नफ्सियात इस बात की तस्दीक करती है जो मज़हब ने तवील अरसे से सिखाया है और फ़लसफ़ा तवील अरसे से दलील देता आया है, इंसानी किरदार मुस्तकिल नहीं है, ये परवान चला हुआ है। और जो हमदर्दी से परवान चढ़ती है वो हमदर्दी पैदा करती है। जो चीज़ गफलत ज़ुल्म से पैदा होती है वो खुद को दोबारा पैदा करती है। हमदर्दी की मंतिक, जानवर और मशीन। मज़हब, साइंस और नफ्सियात से आगे हमदर्दी के हक़ में एक और दलील भी है जो सादा मंतिक पर मबनी है, जिसमें दो सादा मवाजना किए गए हैं, जानवर और मशीन। जानवरों की मिसाल, भेड़िए का बुच्चा, शेर का बुच्चा, परिंदा, मछली, उनमें से कोई भी अपने वालिदैन से इखलाक़ी तालीम, इखलाक़ी रहनुमाई या हमदर्दी की तालीम नहीं लेता, और फिर भी वो बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं जैसा कुदरत ने उन्हें बनाया था। भेड़िए को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं कि वो करप्ट ना बने। शेर को शेर रहने के लिए इखलाक़ी तरबियत की ज़रूरत नहीं होती। उनकी खूबी, उनकी फ़ितरत जिबिल्लत से तय होती है, चाहे उन्हें कैसे भी पाला जाए। कैद में परवरिश पाने वाला जानवर और जंगल में परवरिश पाने वाला जानवर दोनों बुनियादी तौर पर अपनी नौ के रवैये के मुताबिक बर्ताव करते हैं। इंसान बिल्कुल इसी एक अहम पहलू में मुख्तलिफ हैं। हमारी फ़ितरत सिर्फ जिबिल्लत से तय नहीं होती। हमदर्दाना परवरिश और तालीम के बग़ैर रह जाने पर इंसानी किरदार गैर जानिबदार नहीं रहता, ये कुदरती तौर पर खुद गर्जी, गुस्से और नुकसान की तरफ माइल हो जाता है। यही वजह है कि हर बच्चा मासूम दुनिया में आता है, लेकिन हर बालिग मासूम नहीं रहता। कोई बच्चा नफ़रत, पुरतशद्दुद, बदउन्वान या मुजरिम पैदा नहीं होता। किरदार आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है, जो ख़ानदान, तालीम, सक़ाफ़त और माहौल से मुतासिर होता है। अगर मुआशरा इंसानी रवैये की तश्कील में इतना बड़ा किरदार अदा करता है, तो मुआशरा खुद को मुकम्मल तौर पर नतीजे से अलग नहीं कर सकता। जदीद अदालती निज़ाम आम तौर पर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, जुर्म किसने किया? एक ज़्यादा मुकम्मल जज ये भी पूछेगा, जुर्म करने वाले शख्स को किस चीज़ ने तख्लीक किया? मशीन की मिसाल, सोचें कि जब कोई कंपनी मशीन बनाती है और बाद में वो मशीन संगीन नुकसान पहुंचाती है तो क्या होता है? कोई खुद मशीन को इल्ज़ाम नहीं देता और कोई इसे सज़ा नहीं देता। तफ्तीश कार डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स और मेंटेनेंस सिस्टम का जायज़ा लेते हैं। मशीन को मुरम्मत दोबारा डिज़ाइन किया जाता है ताकि खराबी दोबारा ना हो, और इसके अर्द गिर्द के निज़ाम को बेहतर बनाया जाता है ताकि अगली नाकामी से बचा जा सके। हम किसी मशीन को इस डिज़ाइन की खामी की वजह से नहीं छोड़ते जो इसने मुंतखब ना की हो, हम इसे दुरुस्त करते हैं। इंसान जानवरों के बरक्स मुकम्मल तौर पर जिबिल्लत से नहीं आते, और मशीनों के बरक्स उनके पास आज़ाद मर्जी है, लेकिन ये आज़ाद मर्जी अब भी बचपन के तजर्बात, परवरिश, सदमे और माहौल से गहराई तक मुतासिर होती है। ये जवाबदेही को ख़त्म नहीं करता, बल्कि इसे नए ज़ाविये से पेश करता है। गलत कामों की ज़िम्मेदारी सिर्फ फ़र्द पर नहीं है जो ज़िंदगी का आगाज़ मासूम होकर करता है, बल्कि इस ख़ानदान और मुआशरे के साथ मुश्तरका तौर पर है जिसने इसे तश्कील दिया। लिहाजा मंतिकी जवाब तन्हाई में सज़ा नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो पहचान, ज़िम्मेदारी और मुरम्मत पर मबनी हो। बहाली मराकिज़, नफ्सियाती शिफा, हमदर्दी पर मबनी तालीम,
ख़ानदानी मुशावरत और समाजी दोबारा इंज़िमाम, साथ ही इसकी जगह नहीं जवाब भी। ये खुद हमदर्दी को नए ज़ाविये से पेश करता है। ये सिर्फ इखलाक़ी तरजीह नहीं है, ये हिफाजती समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बज़ाहिर सबसे बुनियादी इंसानी हक़ है, क्योंकि हमदर्दाना परवरिश से महरूम शख्स के लिए नुकसान पहुँचाने का इम्कान कहीं ज़्यादा है। बच्चे हमदर्दी सीखते हैं मेहरबानी से और तशद्दुद से। एक ऐसा मुआशरा जो हमदर्दाना परवरिश में कम सरमायाकारी करता है, अपने बुहरान खुद पैदा करता है और फिर उन लोगों को सज़ा देता है जिन्हें वो अच्छी तरह नहीं पाल सका। ये मंतिक दुनिया के बड़े अदम तवाज़ुन तक भी फैली हुई है। इंसानियत को दरपेश मसला शाज़ व नादिर ही मुकम्मल क़िल्लत का होता है। दुनिया पहले ही गैर मामूली दौलत, खुराक, टेक्नोलॉजी और इल्म पैदा करती है। गहरा मसला गैर मसावी तक़सीम है जो लालच, बदउनवानी और वसाइल के इंतज़ाम में हमदर्दी की कमी की वजह से है। इंसानियत बुनियादी तौर पर वसाइल की कमी का शिकार नहीं है, ये हमदर्दी की कमी का शिकार है। कुदरत का माहौलियाती निज़ाम हमदर्दी को बुनियाद को करार देता है। शायद सबसे नुमाया सबूत खुद फितरत से आता है, जहाँ कोई मज़हब, फ़लसफ़ा, पॉलिसी काम नहीं कर रही, सिर्फ बका। बाहमी ताल्लुकात कुदरती दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। शहद की मक्खियाँ और फूलदार पौधे, क्लाउन फिश और इनीमोनस, माइकोराज़ल फंगस जो पूरे जंगलात में दरख्तों की जड़ों के साथ ग़िज़ाई अज्जा का तबादला करते हैं। ये मुकाबला जाती ताल्लुकात नहीं हैं, ये तबादले बाहमी फ़ायदे और अमली तौर पर बाहमी देखभाल पर मबनी है। कलीदी अक़साम, येलोस्टोन में भेड़िए, कीलिप के जंगलात में समंदरी ओटरस, सावाना में हाथी, पूरे माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को अपनी तादाद के मुकाबले में गैर मुतनासिब तौर पर बरकरार रखती है, और जब उन्हें हटा दिया जाता है तो पूरा निज़ाम गैर मुस्तहकम हो जाता है। तवाज़ुन ताल्लुकात को बरकरार रखने पर मुनहसर है, न कि किसी एक नस्ल के अपने फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा करने पर। होमियोस्टेसिस, वो उसूल जिसके तहत ज़िंदा निज़ाम खुद को मुस्तहकम रखने के लिए खुद को मुनज़्ज़म करते हैं, ऊपर बयान करदा कुदरती तवाज़ुन के निज़ाम की अक्कासी करता है। एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम जो एक समत में हद से ज़्यादा निकालता है, तबाह हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुआशरा जो कलील मुद्दती फ़ायदे को तवील मुद्दती इस्तेहकाम की कीमत पर ज़्यादा इनाम देता है। हम आहंग जंगलात जो जड़ से जड़ को फंगल नेटवर्क्स के ज़रिए जोड़ते हैं, ताकतवर और कमज़ोर दरख्तों के दरमियान वसाइल बांधते हैं। एक ऐसा मज़हर जिसे मुहक्किकीन ने लकड़ी का जाल कहा है, जहाँ पूरे जंगल की सेहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नहीं बल्कि तक़सीम पर मुनहसर होती है। कुदरत ने ना तो सहीफ़ा पढ़ा और ना ही फ़लसफ़ा का मुताला किया। ये सबसे ज़्यादा देर तक तवाज़ुन और बाहमी इन्हिसार की वजह से ज़िंदा रहा। ये कि यही नतीजा कि हमदर्दी, ताउन और मुश्तरका ज़िम्मेदारी खालिस ज़ाती मुफाद से बेहतर है। माहौलियाती निज़ामों, दिमाग, कदीम फ़लसफ़े और हर बड़े मज़हब से उबरता है, इत्तिफ़ाक़ नहीं है। ये मुतकारिब सबूत है। हमदर्दी की 5 परतें। अगर हमदर्दी इतनी आलमगीर है तो इसे बढ़ना होगा। यहाँ मॉडल 5 परतें तजवीज़ करता है जिनसे हमदर्दी को गुज़रना चाहिए, किसी एक पर रुकना नहीं। इनफरादी, एक शख्स अपने दुख और इस तकलीफ़ को कैसे पेश करता है जो वो देखता है। ख़ानदान, करीबी ताल्लुकात में देखभाल और ज़िम्मेदारी कैसे की जाती है। इदारा, काम की जगहें, स्कूल और तंजीमें मुराद को कैसे तरतीब देती है। कौम, हुकूमतें कैसे कानून साज़ी करती हैं और वसाइल की तक़सीम करती है। दुनिया, कौमें एक दूसरे से कैसे ताल्लुक़ रखती है। आलमी अमन एक अलहदा सिफारती तकरीब के तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता जिसे सरबराही इजलास में दस्तखत किया गया हो। ये हर छोटे तबके पर मुसलसल अमल में आने वाली हमदर्दी का कुदरती नतीजा है। लेन दीन पर मबनी जंग बंदी इस लम्हे ख़त्म हो सकती है जब लेन दीन आसान ना रहे। हमदर्दी पर मबनी अमन जो हर तह पर मश्क किया गया हो, इसमें कुछ भी खोलने को नहीं। नज़रिया से अमल तक हमदर्दाना दुनिया कैसे बनाएं। एक हमदर्द दुनिया मिसाली सतह पर नहीं रहती। ये मुतालबा करता है कि हमदर्दी को जानबूझकर इसी तरह परवान चढ़ाया जाए जैसा कि कोई और मेयार होता है। तालीम के ज़रिए जो पहचान और ज़िम्मेदारी को महारत के तौर पर सिखाए, कानूनी और इंसाफ की इस्लाहात के ज़रिए जो जवाबदेही को सज़ा के बजाय बहाली के साथ जोड़ती है, मीडिया के ज़रिए जो गुस्से की बजाय देखभाल को इनाम देता है, हुक्मरानी के ज़रिए जो कामयाबी को पायदार इंसानी वक़ार से नापती है,
نہ کہ دستخط شدہ معاہدوں کے ذریعے اور ادارہ جاتی ڈیزائن کے ذریعے جو ہمدردی کو قابل پیمائش اور نفاذ کے طور پر دیکھتا ہے، نہ کہ خواہش مند فرد سے شروع ہو کر معاشرے کی ہر تہہ میں اوپر کی طرف جاتے ہوئے۔ ہمدرد دنیا صرف تصور ہی نہیں کی جاتی بلکہ بنائی جاتی ہے، اور اسی لیے ہر پیش کی گئی تجویز میں سے یہ واحد تجویز ہے جو تنازع اور عدم مساوات کی وجہ کو حل کرتی ہے بجائے اس کے کہ ان کی علامات کو سنبھالے۔ مصنف کے بارے میں عمران نعمان ایک آزاد امن محقق، مصنف اور فلم پروڈیوسر ہیں جو متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں، اور ہمدرد دنیا ایک عالمی امن تحریک جو 15 سال سے زائد آزاد بین الشعبہ جاتی تحقیق پر مبنی ہے، جو عالمی مذاہب، انسانی نفسیات، فلسفہ اور بین الاقوامی اداروں پر محیط ہے، اور اس کا نقطہ عروج ان کے عالمی امن و خوشحالی کے نظریہ 2026 پر منتج ہوا۔ وہ دی ففتھ رسپانسبلٹی کے مصنف ہیں، جو ہمدردی کے فریم ورک کو ان نسلوں کے لیے فرض بناتی ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئیں، اور فلم اسکرپٹ انوسنٹ بائی ڈیزائن سوسائٹی آن ٹرائل کے مصنف ہے۔ ان کا کام بین الاقوامی اداروں جیسے اقوام متحدہ کے رضاکاروں اور ورک بیون وار کے ساتھ منسلک رہا ہے۔ مزید جانیں اور تحریک میں شامل ہوں www.org۔ واٹس ایپ +97150246227 ای میل